हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 3 एंड आज हमारा है आखिरी लेक्चर बिकॉज पीरियोडिक ट्रेंड्स लगभग हो गए हैं खत्म एंड वी आर लेफ्ट विद वेरी सिंपल पीरियोडिक ट्रेंड्स। इसमें सबसे पहला है वैलेंसी। अब तक हम देखिए एटॉमिक साइज यानी कि रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेजर सारे के सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स कर चुके हैं एंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने उसके एक्सेप्शंस एंड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। फाइन। सो आज स्टार्ट करते हैं अगले पीरियोडिक ट्रेंड से जिसका नाम है वैलेंसी। 3 पीरियोडिक ट्रेंड्स आज हमें डिस्कस करने हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है तीनों के तीनों। 5-5 मिनट लगने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेट्स डिस्कस द वैलेंसी। तो अपने आप में ये हमारा 5वां पीरियोडिक ट्रेंड है आफ्टर डूइंग द 4 पीरियोडिक ट्रेंड्स। सो वैलेंसी बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन समझने की जरूरत है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी का मतलब होता है किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। फाइन। जैसे बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। फाइन। तो बेसिकली जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं वैलेंसी निकालने में। ठीक है ना, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं वैलेंसी निकालने में। यहां वैलेंसी क्या है? 1। द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। इसका मतलब है सोडियम किसी एक बंदे के साथ लग सकता है अगर किसी भी कंपाउंड में लगा हुआ होगा। सोच के देखिए, यार सोडियम NaCl होता है, isn't it? अगर Na2O भी होगा इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम लगेगा। पर एक सोडियम तो यार एक ही बंदे को लगा हुआ ना, और ये सोडियम भी एक ही बंदे को लगा हुआ है। सोडियम एक ही बंदे को लगा हुआ हो सकता है बिकॉज सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1। तो जो भी आपके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपकी हेल्प करते हैं टू कैलकुलेट द वैलेंसी। पर हर बार ये बात ट्रू नहीं है कि जो आउटर मोस्ट शेल की गिनती है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की गिनती है वही आपकी वैलेंसी हो, ये सही नहीं है। फाइन। सो बेसिकली यार वैलेंसी किस तरीके से निकाली जाती है? इफ द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, if the outermost shell electrons are less than 4, अगर आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है देन वैलेंसी आपकी क्या होती है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। बट अगर आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स 4 या 4 से ज्यादा आता है, ठीक है ना, अगर तो 4 से कम है देखो फिर तो वैलेंसी क्लियर ही है कि नंबर ऑफ आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 4 से ज्यादा आ रहा है तो वैलेंसी क्या होता है? 8 माइनस नंबर ऑफ आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, दोनों का एग्जांपल करके बताता हूं, दोनों का एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सोडियम की। सोडियम इज 281। नंबर ऑफ आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो ये वाला रूल लगेगा, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है तो वैलेंसी क्या आएगी? 1। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, 282। आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं जो कि 4 से कम है, इसका मतलब वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम क्या है? वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम है 2। कोई दिक्कत? अब यहां आ जाओ, अगर आपके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इज 2,6, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, 2,6। आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। जो 6 है वो बेसिकली 4 से ज्यादा है, इसका मतलब वैलेंसी क्या आ गया? वैलेंसी क्या आ गया? 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2।
याद रखिए प्लस के 2 आया है, ऑक्सीजन की वैलेंसी प्लस के 2 आया है, ठीक है ना, बिकॉज वैलेंसी हमेशा प्लस में ही होती है। बहुत बच्चे इस बात में गलती कर देते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, याद रखिए वो ऑक्सीजन का चार्ज है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, वैलेंसी में कोई प्लस माइनस नहीं होता, वैलेंसी हमेशा एक पॉजिटिव एंटिटी में ही लिखा जाता है, ठीक है ना, बिकॉज वैलेंसी आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, आपकी जुड़ने की क्षमता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, आपकी जुड़ने की क्षमता। नेगेटिव कैसे हो सकती है यार, मतलब तुम उसके साथ जुड़ना चाहते हो, ये वैल्यू नेगेटिव है। अरे यार कैसे पॉसिबल है, या तो तुम जुड़ना चाहते हो या तो नहीं जुड़ना चाहते, नहीं जुड़ना चाहते तो वैलेंसी 0 आ जाएगी, पर अगर जुड़ना चाहते हो तो प्लस में आएगी। नेगेटिव का क्या मतलब है, ऑक्सीजन का ऊपर जो -2 लिखते हो ना, वो उसका चार्ज होता है, वैलेंसी नहीं होता। वैलेंसी अपने आप में एक अलग चीज है, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है ना। तो वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी आई है, 8 - 6। तुम फॉर्मूले में पुट करके देखो ना, अप्पा इस लफड़े में पढ़ना ही क्यों है। देखो बच्चे कहते हैं सर 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 2 चाहिए तो 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 2 चाहिए मतलब -2। अरे यार ये वैलेंसी निकालने का तरीका है, किसने बोला है, ये तो बेसिकली चार्ज निकालने का तरीका है। वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है, वैलेंसी निकालने का तरीका है, इफ योर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 4, अगर तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा हैं, देन वैलेंसी इज 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 8 - 6 इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। देन एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज 2,5 बिकॉज़ नाइट्रोजन इज 7, ठीक है ना। सो व्हाट शुड बी द वैलेंसी, डेफिनेटली 8 - 5 इज इक्वल टू 3। फाइन, बहुत बड़ा सिंपल सा फंडा है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं जो कि 4 से ज्यादा हैं, सो अल्टीमेटली द आंसर शुड बी 3। कोई दिक्कत। सो आप मेरे को बताइए सल्फर का वैलेंसी क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैलेंसी ऑफ सल्फर। आप मेरे को आंसर करके बताएंगे वैलेंसी ऑफ सल्फर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम मूव करते हैं आगे वैलेंसी के पीरियोडिक ट्रेंड्स पे, क्लियर है ना। वैलेंसी पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है ना, बिकॉज वैलेंसी इस तरीके से निकाला जाता है। फाइन, वैलेंसी डिपेंड करता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वैलेंसी ही आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है। कोई दिक्कत, फाइन। सो मूव करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड, यानी कि लेफ्ट से राइट एंड टॉप से बॉटम जाते हुए वैलेंसी को क्या होता है, लेट्स हैव। चलिए ट्रेंड्स इन वैलेंसी, एंड सबसे पहले हम करते हैं अक्रॉस द पीरियड, सबसे पहले करते हैं अक्रॉस द पीरियड, एंड हर बार की तरह अक्रॉस द पीरियड में हम सबसे पहले लाइन लिख लेते हैं, ठीक है ना, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। सो दिस इज 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8। मैंने सबका क्या लिख लिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज यही मेरे सबसे ज्यादा काम की चीज है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल ही वैलेंसी कैलकुलेट करने के काम आते हैं, ठीक है ना। तो लो जी वैलेंसी निकाल लेते हैं। तो वैलेंसी है 1 2 3 4, 3 2 1 0। फाइन, यहां तक तो देखो ये फॉर्मूला लगा है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है, तो बाहर के शेल ही, बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही आपकी वैलेंसी हैं। पर यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 8 में से माइनस करें, 8 - 4 4, 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, 8 - 8 0। कोई दिक्कत। तो वैलेंसी के केस में क्या कहा जा सकता है कि अक्रॉस द पीरियड, across the period it first increases, reaches to the maximum value 4, 4 से ज्यादा नहीं जाता,
First increases, reaches to the maximum value 4 and then decreases, reaches to its lowest value 0. 0 से नीचे नहीं जा सकता बिकॉज नेगेटिव तो होता ही नहीं है वैलेंसी, नेगेटिव तो होता ही नहीं है वैलेंसी, तो 0 से नीचे क्या जाएगा? फाइन. सो it first increases across the period, reaches to the maximum value 4 and then decreases, reaches to its lowest value, that is 0. कोई दिक्कत? फाइन. अब मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, मूव करते हैं डाउन द ग्रुप. सो डाउन द ग्रुप इज अ वेरी सिंपल टास्क, हम यही बना लेते हैं. So I need some space. So down the group, lithium या सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम. अगर इन सबके पास देखें तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक हैं, तो सबकी वैलेंसी एक है. यानी कि डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, वैलेंसी रिमेन्स सेम. ठीक है ना? डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम. क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ outermost shell electron in a group is same. अरे जब बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं तो वैलेंसी भी सेम ही आएगी ना, बिकॉज वैलेंसी तो डिपेंड इस बात के ऊपर कर रही है कि बिल्कुल आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. कोई दिक्कत? तो डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम. बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है दिस इज. ठीक है ना? कि एक ही ग्रुप की वैलेंसी सेम क्यों होती है? अरे क्योंकि एक ही ग्रुप के लोगों के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं एंड वैलेंसी तो डिपेंड ही आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर करती है. तो हियर द फंडा इज सॉल्व्ड, वैलेंसी इज सॉल्व्ड. Periodic trend of valency पूरा हो चुका है लेफ्ट से राइट. It first increases, reaches to the maximum value, then decreases, and down the group it remains same because outermost shell के electrons same है. So this is valency done हो गया है. Next move करते हैं दूसरा, यानी कि एक्चुअली में हमारा सिक्स्थ पीरियोडिक ट्रेंड, आज का दूसरा टोटल छठा, that is metallic character. Let's have it. So next is metallic character. Number 6. Yes, सबसे पहले तो ये समझने की बात है व्हाट इज मेटल. ठीक है ना? जनरली देखा जाता है यार, जब भी पूछते हैं ना कि व्हाट इज मेटल, तो पता है क्या होता है, किस तरीके के आंसर मिलते हैं. वो जो सर लस्टरस है और वो जो सर सोनरस है, वो सर जिसकी वायर्स बनाई जा सकती हैं. अरे भाई ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है. ठीक है ना? एंड सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से डिफाइन करेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी. क्यों? बिकॉज सोडियम ऐसा बंदा है जो इनमें से कोई प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती जिसकी, और फिर भी जब भी हम मेटल्स का नाम लेते हैं तो सबसे पहले सोडियम का लेते हैं. फिर भी जब भी मेटल्स का नाम लेते हैं सबसे पहले सोडियम का लेते हैं, और उसकी एक भी प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी मैच नहीं करती. वो तो बेचारा सॉलिड भी नहीं है, नाइफ से कट हो जाएगा पोटासियम. ठीक है ना? गैलियम या सीजियम जैसी चीजें जो हैं वो नाइफ, वो तो मतलब लिक्विड स्टेट में मिल रही हैं, इनको तुम क्या नाइफ से काटोगे मतलब. ठीक है ना? सोडियम जैसी चीजें नाइफ से कट जाती हैं, तो इनमें क्या मेटल वाले लक्षण ही नहीं है कोई? अगर मेटल वाले लक्षण नहीं है फिर भी हम सबसे पहले इन्हीं का नाम लेते हैं मेटल्स में. क्यों? क्योंकि मेटल की सबसे कॉमन जो चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. फाइन. मेटल is that thing that has the tendency to lose electron. So metal एक ऐसी चीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, यानी कि जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया उतना अच्छा मेटल है. इसका मतलब is to lose electron, metallic character उतना ज्यादा होगा. जितना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा. तो मैं यहां से एक बात लिखना चाहता हूं, मेटालिक कैरेक्टर
is inversely related to ionization enthalpy. Because ionization enthalpy क्या है? The energy required to remove the electron. ये जितनी ज्यादा होगी मतलब उतना ज्यादा दिक्कत हुई है इलेक्ट्रॉन निकालने में, ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा दिक्कत हुई है इलेक्ट्रॉन निकालने में, जितनी ज्यादा दिक्कत हुई है मेटालिक कैरेक्टर कम आएगा। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। जितना ये ज्यादा होगा इसका मतलब डिफिकल्टी ज्यादा हुई है, डिफिकल्टी ज्यादा हुई है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या आएगा? कम। बिकॉज जितना इजीली निकल जाएगा उतना मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा। अरे सोडियम पोटेशियम जैसे लोग लक्षण या प्रॉपर्टीज मेटल्स के साथ मैक्सिमम ना मैच करने के बावजूद भी सबसे पहले पता है क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि ये लोग डेफिनेशन बहुत सही से सेटिस्फाई करा रहे हैं। एंड डेफिनेशन इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटालिक कैरेक्टर? अरे ये वो लोग होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने के लिए मान जाए। एंड जब भी इलेक्ट्रॉन देने की बात आती है ना तो मन में सबसे पहले सोडियम का नाम आता है, बिकॉज सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, पोटेशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्यों? क्योंकि इनके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर आएगा। क्लियर? तो सारे का सारा फंडा कहां आके रुक गया है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। जितना ज्यादा जोर लगेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उतना मेटालिक कैरेक्टर क्या है? कम। जितना ज्यादा जोर लगेगा उतनी मेटालिक कैरेक्टर क्या है? कम। कोई दिक्कत? समझ आ गई ये बात? नाउ अब मूव करते हैं इसके पीरियोडिक ट्रेंड पे कि लेफ्ट से राइट जाते हुए एंड टॉप से बॉटम जाते हुए क्या हो रहा है। पर आपको दिमाग में क्या चीज याद रखनी है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी हमारा इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर ज्यादा लग जाएगा, एंड जितना जोर ज्यादा लग जाएगा तो फिर वो उतना अच्छा मेटल नहीं है। क्योंकि मेटल वो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। तुम मेटल के पास गए यार भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मेटल क्या कहे? अरे ले जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल वो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, जिसका दिल खुला है, वो है मेटल। फाइन। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा जोर लग गया तो वो फिर अच्छा मेटल नहीं है। कोई दिक्कत? लेट्स मूव टू द पीरियोडिक ट्रेंड्स। So periodic trends across the period पहले तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फाइन। बहुत ही सिंपल फंडा है। वैसे तो तुम्हें दिख रहा है, ये लोग मेटल्स हैं और ये लोग नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, पर अपन एक और तरीके से करेंगे। क्या? देखिए लेफ्ट से राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, बिकॉज साइज घट रहा है। साइज घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या मुश्किल? अरे सोच के देखो यार, तुम सोडियम के पास गए कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन दे दो, और तुम क्लोरीन के पास गए कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्या होगा? क्लोरीन तो निकालेगा गालियां। अरे वो 287 पे बैठा है, घंटा तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने वाला है, वो खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और सोडियम के पास गए, भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन दे दो, सोडियम अरे ले जा यार, कोई दिक्कत नहीं है, 281 है, वैसे भी मेरे को एक देना था, ले जा ले जा ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका दिल खुला? सोडियम का। जिसका दिल खुला वो है मेटल। फाइन। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए वैसे तो चाहे आप उस तरीके से समझ लीजिए, नहीं तो फिर ये भी एक बढ़िया तरीका है। लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज हो जा रहा है कम, साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना है मुश्किल, आयनाइजेशन आ गई ज्यादा, तो मेटालिक नेचर क्या आ गया? मेटालिक कैरेक्टर आ गया कम। यानी कि यहां मेटालिक कैरेक्टर क्या है? ज्यादा। फाइन। कोई दिक्कत? बड़ा ही सिंपल सा लफड़ा है। एंड डाउन द ग्रुप भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सपोज
इस तरीके से है, ठीक है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम और बहुत है, कोई नहीं ज्यादा। नीचे जाते हैं तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, याद है ना। अरे बड़ा साइज, बड़े साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान। अरे तुम सोडियम के पास गए और सीजियम के पास गए, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सीजियम के पास 55 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। दोनों के पास गए तो दोनों के बिल्कुल बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। आप सोडियम के पास गए, इलेक्ट्रॉन ले जा, भाई भाई साहब इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम क्या कहेगा, अरे ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप सीजियम के पास गए, भाई साहब इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीजियम, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ने आऊंगा, ले जा ले जा। अरे दोनों में फर्क हो गया ना, किसकी इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा ज्यादा है, सीजियम। अरे क्यों, क्योंकि यार उसके तो बिल्कुल दूर है, वो पता क्या कहेगा, अरे मेरे को पता भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन है वहां पे, ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम को तो फिर पता चल रहा है, क्योंकि उसके तीसरे शेल में से जा रहा है, इसके तो छठे शेल में से जा रहा है, अच्छा वहां था, कोई बात नहीं, ले जाओ, मेरे को तो पता भी नहीं था। ऐसा हुआ सीजियम के केस में, बड़ी सिंपल सी बात है, साइज बड़ा है, साइज बहुत बढ़ता जा रहा है, नीचे जाते हुए साइज काफी बढ़ता जा रहा है, काफी बढ़ने के कारण आयोनाइजेशन काफी घटती जा रही है। एंड अगर आयोनाइजेशन घट रही है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसका मतलब मेटालिक नेचर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। फाइन, सो सीजियम इज अ वेरी वेरी गुड मेटल, ऑब्वियसली दीज ऑल आर मेटल्स, वैसे ये सारे के सारे मेटल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, और सारे के सारे अच्छे मेटल्स हैं, बिकॉज सबके आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी आसानी से दे देंगे, तो कोई दिक्कत वाला फंडा यहाँ पे ज्यादा नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ मेटालिक नेचर। लेट्स मूव टू द लास्ट, दैट इज नॉन मेटालिक नेचर। वैसे तो यार क्लियर है ना, नॉन मेटालिक नेचर क्या होता है, मेटालिक से ऑपोजिट ऑब्वियसली, पर फिर भी इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज आई वांट टू रिलेट इट विद अ न्यू टर्म। फाइन, सो इसलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हालांकि द पीरियोडिक ट्रेंड्स आर ऑलमोस्ट क्लियर, मेटालिक का उल्टा इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फाइन, लेट्स मूव टू द लास्ट पीरियोडिक ट्रेंड टर्म, दैट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। लेट्स हैव इट। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो वही फंडा, सबसे पहले तो नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल दैट हैज अ टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन। भाई उल्टा फंडा है, मेटल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो नॉन मेटल क्या, जिसको इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है ना। फाइन, सो नॉन मेटल इज दैट हैज द टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जितनी आपकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा है, उतना ज्यादा आप नॉन मेटालिक हो, ठीक है ना। फाइन, मोर इज द टेंडेंसी, मोर इज द टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन, सो मोर इज द नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसका मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से कह सकता हूं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर is directly proportional to electron gain enthalpy. Non-metallic character is directly proportional to electron gain enthalpy. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता, फाइन, उतना ज्यादा क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बताता है, यही तो बताता है कि मैं कितनी एनर्जी दे सकता हूं इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। तो आप जितनी ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब आपकी उतनी ज्यादा इच्छा है। हम काफी ज्यादा बहस कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। आप कितनी एनर्जी, इस मार्कर की अगर मैं 2 करोड़ रुपए दे सकता हूं, इसका मतलब मेरे को इस मार्कर को लेने की बहुत ज्यादा इच्छा है। अगर इस मार्कर के मैं 2 करोड़ रुपए दे सकता हूं, इसका मतलब इस मार्कर को लेने की मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा इच्छा है, इसका मतलब योर टेंडेंसी इज मोर टू टेक द इलेक्ट्रॉन। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो आप ज्यादा अच्छे नॉन मेटल हो, कोई दिक्कत। फाइन, तो करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। इस बात को याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ये बंदा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फाइन, लेट्स हैव इट द पीरियोडिक ट्रेंड्स।
So periodic trends across the period, कुछ भी लिख लो यार, चाहे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? इंक्रीजेस, बिकॉज लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज हो रहा है छोटा, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बिकॉज साइज इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? ज्यादा। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है? फाइन। एंड सिमिलरली अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इधर ज्यादा आ रहा है तो डाउन द ग्रुप, अरे वैसे ही सोच के देखो यार, मेटालिक कैरेक्टर इधर कम आ रहा था तो नॉन मेटालिक ज्यादा आएगा, नीचे जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर क्या आ रहा था? ज्यादा, तो नॉन मेटालिक क्या आएगा? कम। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, डाउन द ग्रुप क्या है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, कोई भी दिक्कत है। फाइन। इसको मैं ना थोड़ा सा आपको समराइज करता हूँ, हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा समराइज करते हैं। लेट्स हैव इट, दिस इज वेरी सिंपल। फाइन, इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। सो लेट्स समराइज इट। सबसे पहले एटॉमिक साइज और रेडियस, इधर जाते क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। एंड नीचे क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। इधर जाते डिक्रीज हो रहा है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नीचे जाते इंक्रीज हो रहा है बिकॉज शेल बढ़ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इधर जाते हुए क्या हो रहा है? इंक्रीजेस, नीचे जाते हुए क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। फाइन, बिकॉज इधर जाते हुए साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, एंड नीचे जाते हुए साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। देखिए समझ के देखिए, ये दोनों चीजें एक दूसरे के उल्टा है पर आंसर सेम आता है। फाइन, बिकॉज वो जो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता वो वही है जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बात तो सेम ही है। वो जो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं वो वही है जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फाइन, तो चीज सेम ही आने वाली है यहाँ पे। इधर लेफ्ट से राइट साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ रही है, एंड ये इधर डिक्रीजेस। अच्छा एक बात क्लियर है, अगर इधर डिक्रीजेस है इधर इंक्रीजेस आएगा, अगर इधर डिक्रीजेस है ये डिक्रीजेस आएगा, अगर ये इंक्रीजेस है तो ये डिक्रीजेस आएगा। बड़ा फंडा क्लियर है, बड़ा कूल फंडा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आ जाओ, ये इधर इंक्रीजेस था, क्या है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना है, खींचा था नहीं कल वाला भेदभाव, ये क्या आ गया? डिक्रीजेस। सिर्फ वैलेंसी ऐसा है कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड इधर कांस्टेंट। ये बंदा थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। एंड मेटालिक कैरेक्टर इधर डिक्रीजेस इधर इंक्रीजेस, एंड नॉन मेटालिक इधर इंक्रीजेस इधर। फाइन, कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्या ये देखो, मेटालिक को मैंने रिलेट किया था आयोनाइजेशन से कि डायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड टू आयोनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये इंक्रीजेस है तो ये डिक्रीजेस आ गया, ये डिक्रीजेस है तो ये इंक्रीजेस आ गया। एंड नॉन मेटालिक को मैंने किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इंक्रीजेस है तो ये इंक्रीजेस आ गया, डिक्रीजेस है तो डिक्रीजेस। कोई दिक्कत? द होल फंडा इज क्लियर, द चैप्टर इज क्लियर। ये पढ़ा है खूब इस चैप्टर का, एंड हम करेंगे अब अगला चैप्टर, दैट इज
केमिकल बॉन्डिंग। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। एंड इस चैप्टर इन वन शॉट बनाएंगे जल्दी से, आपको मिलेगा चैप्टर इन वन शॉट, सो दैट आप इसको क्विकली कर सको रिवाइज। फाइन, वैसे तो ये भी लगभग रिवाइज ही है, क्लियर, पर फिर भी हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूँ।